तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड का एग्ज़ाम 2020 जो आपके 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम जो मध्यकालीन भारत है हिस्ट्री पेपर फर्स्ट उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो टॉपिक है वो है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, एक बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दो ये टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक से आपका 1 नंबर का प्रश्न भी बनेगा, लघुत्तरात्मक प्रश्न बनने का भी चांस है और निबंधात्मक प्रश्न बनने का भी चांस है। मगर जो छोटे वाला प्रश्न यानी 1 नंबर वाला और 5 नंबर वाला तो पक्का कंफर्म है इसमें से बनेगा और आपके सिलेबस में भी ये ऑफिशियली दे रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के जो ये वीडियो है हम शुरू करते हैं। और दोस्तों आप इसकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एग्जाम का इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके लिए लेकर आता हूँ। और ये जो नोट्स है वो भी मैं आपको मतलब शॉर्ट में लिखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा। तो चलिए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो देखिए ये शॉर्ट नोट्स ले रखे हैं मैंने। तो विजयनगर साम्राज्य, 1 मिनट इसका ब्रश छोटा कर लेते हैं साइज, ये लीजिए। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के अंदर भी ये इसके अंदर चार पांच मुख्यतः चार वंश का शासन रहा था विजयनगर साम्राज्य। जैसे दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली पर भी बहुत सारे वंशों ने शासन किया, उसी प्रकार विजयनगर पर भी बहुत सारे वंश आए थे। तो चार वंश मुख्यतः आए थे, जिसमें हम पढ़ते हैं संगम वंश, सालव वंश, तुलु वंश और अरिवड़ु वंश। ठीक है, ये चार प्रमुख वंश है और इनके जो प्रमुख प्रमुख शासक है वही देखेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही कंपटीशन में भी इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं संगम वंश के बारे में। तो देखिए संगम वंश है जो कब से कब तक इसने राज किया था विजयनगर पर, वो 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। ठीक है, यानी जब दिल्ली में सल्तनत काल का शासन था तभी जो ये दो मतलब ये विजयनगर जो साम्राज्य वो एक हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, भारत के दक्षिण के अंदर, जैसे ये भारत का नक्शा आप मान सकते हैं, ऐसा जैसा भी बन रहा है ये मान लीजिए भारत है और इस साइड के अंदर ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य मतलब फल फूल रहा था। तो जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो संगम वंश है उसका संस्थापक हरिहर और बुक्का माने जाते हैं। ठीक है, ये दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इनको इसका संस्थापक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रश्न में मतलब आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर के अंदर की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की या फिर संगम वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो ये हरिहर और बुक्का थे। ठीक है, 1336 ईस्वी के अंदर। फिर इसकी राजधानी देखिए हम्पी थी। हम्पी, ये विजयनगर या आप इसको हम्पी कह सकते हैं, ये ज़्यादा प्रश्न आता है हम्पी से रिलेटेड, तो हम्पी आपको इसकी राजधानी याद रखनी है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके शासक कौन कौन से थे, वो भी प्रमुख प्रमुख। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हरिहर फर्स्ट यानी हरिहर प्रथम, जिसका शासन काल था 1336 से लेकर 56 के बीच के अंदर। और देखिए इसी के समय बेमनी वंश से संघर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, बेमनी वंश क्या था, बेमनी भी एक विजयनगर की तरह एक साम्राज्य था अलग से, जो इसी का पड़ोसी था। जैसे भारत के अंदर ये मान लो कि दक्षिण ये भारत है और इस प्रकार, तो यहाँ पे जो विजयनगर था और इसी के पास के अंदर ये बेमनी साम्राज्य था। ठीक है, इसका पड़ोसी था और उस पर मुस्लिम शासन स्थापित था। तो इन दोनों के अंदर संघर्ष वगैरह चालू रहता था। ठीक है, तो हरियर फर्स्ट के समय इस बेमनी से जो राज्य है उसके बाद मतलब सर्वप्रथम वहाँ से संघर्ष चालू हुआ। उसके बाद हम बुक्का सेकंड बुक्का फर्स्ट देखते हैं, क्योंकि मतलब इन्होंने संस्थापक थे ये दोनों इस विजयनगर साम्राज्य के। तो एक बार हरियर ने किया और दूसरी बार बुक्का ने शासन किया। तो बुक्का ने कब से कब तक किया, 1356 से लेकर 77 तक, 1377 तक। ठीक, तो इसने देखिए वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। तो उसके बाद बुक्का के पुत्र कंपन ने मथुरा को जीता, किसको जीता, मथुरा को। और इस अवसर पर उसकी जो पत्नी गंगा देवी ने मथुरा विजयम जो है की रचना की। ये ग्रंथ है इसकी पत्नी ने लिखा था, किसकी पत्नी ने, जो बुक्का की पत्नी थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं जो हरिहर सेकंड जो है बुक्का के बाद आए शासन किया 1337 से लेकर 1377 है यहाँ पे, 1377 से लेकर 1404 के बीच के अंदर इसने शासन किया हरिहर सेकंड ने। तो देखिए इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो ये प्रश्न आ सकता है कि महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। वैसे तो ये बहुत सारे शासकों ने धारण मतलब ये उपाधियां धारण करते थे, तो इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न बनने के चांस नहीं है, फिर भी एक आध कई बार पूछ भी लिया जाता है। इसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर जो साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, तो इसने जो साम्राज्य विस्तार किया अपना विजयनगर का, और इसने बेमनी राज्य से बेलगाम और गोवा भी छीन लिया। ठीक है, ये जो बेलगाम और गोवा है वो बेमनी साम्राज्य के अंदर आता था, तो इसने इससे छीन लिया। और उसके बाद हम अगला शासक देखते हैं, वो है देवराय प्रथम। ठीक है, कृष्ण देवराय अलग है और ये देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय अलग है। ठीक है, वो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो देवराय प्रथम का शासन काल आप देख सकते हैं 1404 से लेकर 22 तक। ठीक, 1422 तक।
तो इसके बारे में देखिए, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर का जो है निर्माण इसने करवाया देवराय प्रथम ने। और निकोलस निकोलस कॉन्टी जो इटली से एक दार्शनिक आया था, ने इसी के समय विजयनगर की यात्रा की। ठीक है, तो आपको पता है पहले जो यात्री आया करते थे मतलब भारत के अंदर, तो इसमें से जो विजयनगर के समय आया था वो था निकोलस कॉन्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न बन सकता है यहाँ से। फिर अगला प्रश्न, जो अगला शासक है वो देखते हैं हम। विजयनगर के संगम वंश के बाद देखिए इसके जो है वो है देवराय सेकंड, अगला शासक, और ये शायद लास्ट शासक है। ठीक है, तो देवराय सेकंड के बारे में हम देखते हैं। इसका शासन 1422 से 46 तक था। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक किसका, संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक यही था। ठीक, और इस वंश का सबसे प्रतापी और गजेश्वर इमादी देवराय के नाम से भी प्रसिद्ध, यानी ये इसकी उपाधियां थी, गजेश्वर और इमादी देवराय। उसके बाद फारसी यात्री अब जो अबुल रजाक इसी के समय विजयनगर आया। ठीक है, ये यात्री आपको ध्यान रखना है। और तेलुगु कवि जो हुंगी नगरियादन इसके दरबारी थे। ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ को, देवराय फर्स्ट। उसके बाद हम देखते हैं, वैसे दोस्तों जो मैंने आपको शासक पढ़ाई, इनसे जो है निम्नात्मक प्रश्न बनने के चांसेस नहीं रहते हैं। इससे केवल जो लघुत्रात्मक या अति लघुत्रात्मक प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। और क्या क्या जो बहुत सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, आगे हम देखने वाले हैं, उसमें भी निम्नात्मक प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो एक बार आप आंखों के मतलब आर पार काट लेंगे, निकाल लेंगे इस टॉपिक को, तो आपको एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। तो सेकंड वंश है जो विजयनगर का, वो है सालव वंश। ठीक है, सालव वंश के बारे में अब देखते हैं। इसका शासन 1485 से लेकर 1505 तक था। ठीक है, तो इसका संस्थापक था तो वो सालव नरसिंह था। ठीक है, तो सालव नरसिंह इसका संस्थापक था, तो इसीलिए इस वंश का नाम सालव वंश पड़ गया। तो इसके बाद हम जो सालव नरसिंह देखिए, इमाद नरसिंह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। ठीक है, इस वंश के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। एग्जाम में अगर पूछ ले विजयनगर साम्राज्य के बारे में टिप्पणी लिखी है, तो आपको ये मतलब ऐसा लिख लेना है कि इस पर संगम वंश, सालव वंश, तुलुग वंश, इस प्रकार इन्होंने वंश ने शासन किया। ठीक है, आपको अगर ये शासकों के नाम याद नहीं रहते हैं तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो उस सालव वंश को हमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है। उसके बाद तीसरा जो वंश है वो है तुल्लु वंश। ठीक, तुल्लु वंश इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए इसका शासन 1505 से 70 के बीच में माना जाता है। वो जो सालव वंश देखा उसका इतना शासक चल नहीं पाया था। ठीक, उसके बाद तुल्लु वंश का संस्थापक देखिए वीर नरसिंह था। ठीक है, कौन था, वीर नरसिंह। और इसके बाद उसका जो छोटा भाई राजा बना, उसका छोटा भाई राजा बन गया था। और उस छोटे भाई का नाम क्या था, देखिए यहाँ पे कृष्ण देव राय। ठीक है, तो कृष्ण देव राय का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। तेनालीराम वगैरह काफ़ी फेमस है, इनके दरबार में रहते थे। जैसे बीरबल होते थे, उसी प्रकार इसके दरबार में जो है तेनालीराम रहते थे। तो कृष्ण देव राय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसको तो आपको रट के रख मतलब लेना है, एग्जाम में जरूर प्रश्न बनेगा। विजयनगर साम्राज्य में अधिकतर कंपटीशन में और जो है एग्जाम्स में इसी से प्रश्न बनता है। तो देखिए कृष्ण देव राय पढ़ते हैं हम। तो इसका शासन था 1509 से लेकर 1529, ज़्यादा तक नहीं था, 20 साल इनका शासन चला था विजयनगर में। तो विजयनगर का जो सबसे प्रतापी शासक और प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, तो इसी से ज़्यादातर कंपटीशन में प्रश्न बनते हैं एग्जाम के अंदर। फिर देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसकी चर्चा की है। बाबर की जो एक आत्मकथा थी बाबरनामा, तो उसके अंदर इसने बाबर ने इसका वर्णन किया है, कि इसका कृष्णदेव राय का। ठीक, तो उसके बाद देखिए गोलकुंडा युद्ध में उसने कुतुब शाह को पराजित किया। ठीक, कुतुब शाह को गोलकुंडा के युद्ध के अंदर। और आंध्र भोज, अभिनव भोज की उपाधि इन्होंने धारण की, कि इन्होंने कृष्णदेव राय ने। इनको तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, यानी कि ये जो है कला के साहित्यकार के ऐसे आश्रयदाता थे, और काफ़ी पसंद करते थे कला संगीत वगैरह उनको। वो आगे हम देखने वाले हैं, जब कला संस्कृति हम देखेंगे विजयनगर की, तो वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए उसके दरबार में अष्ट दिग्गज कवि रहते थे। इसका प्रश्न बन सकता है अष्ट दिग्गज कवियों का। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं बनेगा, ऊपर ऊपर से आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखिए तेनालीराम है, रामकृष्ण इसी के दरबार में रहता था। ठीक है, बहुत ही चतुर आदमी था ये, बीरबल के समान इसको माना जाता है तेनालीराम को। ठीक, और इसने कृष्णदेव राय ने जो है अमुक्तमाल्याम तेलुगु की रचना की, यानी कि जो अमुक्तमाल्या है वो तेलुगु का ग्रंथ है, तेलुगु में रचित है, और इसकी रचना की कृष्णदेव राय ने। ठीक, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये भी। और इस उसने हजारा एवं जो विथुल स्थायी मंदिर का निर्माण कराया, वित्तुल स्वामी सॉरी जो वित्सुल स्वामी का मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। और उन्होंने जो नागलपुर नामक शहर का भी निर्माण करवाया। ठीक, नागलपुर शहर का निर्माण करवाया। उसके बाद डोमियोस पायस एवं बारबोसा पुर्तगाली इसी के दरबार में आए थे। ये दरबारी आपको ध्यान नहीं रखना है, कोई ज़रूरी नहीं, इस पे प्रश्न नहीं बनेंगे आपके एग्जाम में।
फिर ये अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1565 के अंदर तालीकोटा यानी कि राक्षसी और तंगदी, इसका आप नाम मान सकते हैं, तालीकोटा का युद्ध हुआ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तालीकोटा का युद्ध मतलब कब हुआ? 1565 के अंदर हुआ, ध्यान रखना। तो किस किस के बीच में हुआ ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर बाई चांस पूछ ले तो किसके हुआ, तो ये मुस्लिम और जो कृष्णदेवराय उनके बीचों में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, और यहाँ पे देख लिए मुस्लिम किस साम्राज्य में थे, वो थे बेमनी साम्राज्य के अंदर। तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि विजयनगर और बेमनी के जो साम्राज्य है उनके बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की हार हो गई। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई कृष्णदेवराय की, और उसके बाद काफ़ी सारे जो क्षेत्र है वो इनसे छीन लिए गए। फिर इसका अंतिम शासक देखिए सदाशिव था, और इसका मंत्री जो है रामदाव राय था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद इस जो है वंश का पतन हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट वंश आता है विजयनगर का, वो है अरविड़ वंश। ठीक है, ये भी ज़्यादा आपको मतलब इसका भी ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता। तो अरविड़ वंश ने 1570 से लेकर 1650 तक लगभग इन्होंने शासन किया। इसका संस्थापक था तिरुमल, और इसकी राजधानी थी पेनगेड़ा। ठीक है, तो ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में इतना ही था। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये टॉपिक इतना शासकों से लंबा नहीं है। अब हम आपके जो निम्नात्मक प्रश्न बनते हैं या लघुत्तम प्रश्न बनते हैं एग्जाम में सेकेंड ईयर में, उसके बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में प्रश्न ऐसा बनता है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के 2 कारण लिखिए, 4 कारण लिखिए, या फिर पतन के कारणों पर टिप्पणी लिखिए, उस प्रकार। और इसके बाद देखिए कौन सा प्रश्न बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक दशा कैसी थी, उस इस पर निम्नात्मक प्रश्न ज़्यादातर ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो वो सब हम आपको अब दिखाने मतलब पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो आगे जितना भी वीडियो बने वो आप देखते रहिए। ठीक है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पतन का कारण कौन सा है, वो है बेमनिस राज्य से संघर्ष। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर शासन करना है तो पड़ोसियों से संबंध अच्छे होने चाहिए। ये आजकल भी लागू होता है और उस समय भी मतलब लागू होता था। तो इसका जो विजयनगर साम्राज्य था, उसका जो बेमनी साम्राज्य, उसका पड़ोसी साम्राज्य था, और यहाँ पे दूसरा कारण था कि यहाँ पे मुस्लिम जो है शासन स्थापित था। तो ये हिंदू शासक थे और ये मुस्लिम शासक यहाँ राज कर रहे थे। तो इसलिए इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन भी नहीं हो पाता था, और इन दोनों के बीच में अक्सर जो है युद्ध वगैरह हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए ये इसका प्रमुख पतन का कारण बन गया। उसके बाद देखिए सैनिक दुर्बलता किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो है उनके सैनिक में मतलब उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसी के कारण उनको वो जो है जितने भी युद्ध लड़ते अधिकतर में उनकी हार ही हो जाती थी। अगला जो है कारण है वो है सीमाओं की सुरक्षा कमजोर। अब विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा कमजोर होती थी। यानी कि सैनिक दुर्बलता तो थी, साथ में सीमाओं पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो जितने भी युद्ध होते थे तो सब में पहली बात तो विजयनगर हार जाता था, और उसके बाद हारने के बाद जो दुश्मन होता था वो विजयनगर की सीमाओं पर कब्जा कर लेता था, या फिर गाँवों या फिर लूट लेता था, या फिर उन पर कब्जा कर ले लेता था। ठीक है, तो ये भी उसका पतन का कारण बन गया। उसके बाद आंतरिक कलह। अब आंतरिक कलह जो है वो विजयनगर के जितने भी शासक थे उनके जो दरबारी वगैरह रहते थे, तो उनके अंदर आंतरिक कलह वगैरह चलता था, या फिर कभी कभार वो राजा से उनकी कॉम्बिनेशन नहीं होता था, उनसे बनती नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार आंतरिक कलह भी विजयनगर साम्राज्य का पतन का एक कारण बना। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ये इसका पतन का एक कारण बना। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1665 ईस्वी के अंदर। ठीक, तो इसका कारण ये तालीकोटा का युद्ध पतन का कारण कैसे बना? क्योंकि मुस्लिमों से इसका युद्ध हुआ बेमनी साम्राज्य से। ठीक है, तो बेमनी साम्राज्य से इसका जब युद्ध हुआ तो बेमनी साम्राज्य ने इसको जो है खूब तहस नहस कर दिया विजयनगर साम्राज्य को। ठीक है, तो तहस नहस कर दिया, और इसके साथ ही उन्होंने खूब लूटपाट की, और बहुत ज़्यादा जो है गाँव शहरों पर इन्होंने कब्जा कर लिया विजयनगर के, और इस प्रकार जो है इसकी पतन का ये भी एक कारण बना। ठीक, फिर जो लास्ट कारण देखते हैं वो है मुस्लिम सैनिकों की भर्ती। अब मुस्लिम सैनिकों की भर्ती किसने की? विजयनगर में। तो विजयनगर के जो शासक हुए थे कृष्णदेवराय के जो अलावा, तो मतलब उन्होंने क्या किया, ज़्यादा दूरदर्शिता उन्होंने नहीं दिखाई आगे की, उन्होंने नहीं सोची। तो अपने जो सैनिक होते थे उनके अंदर उन्होंने मुस्लिमों को मतलब भर्ती करना चालू कर दिया। तो जब मुस्लिमों को भर्ती चालू कर दी उन्होंने, तो उनका जो युद्ध होता था वो बेमनी से ही अक्सर होता था, क्योंकि वो पड़ोसी था। तो उसमें भी ज़्यादातर मुस्लिम ही थे। तो वो मुस्लिम जो होते थे वो विजयनगर के जो मुस्लिम सैनिक थे उनको भड़का देते थे, या फिर अपने और मिला लेते थे। ठीक है, तो इस प्रकार कभी कभार जो है मुस्लिम सैनिक है वो होते तो विजयनगर साम्राज्य के थे, मगर वो जो लड़ते थे वो बेमनी साम्राज्य की तरफ से लड़ते थे। तो इस प्रकार जो है उसकी आंतरिक जो सैनिक शक्ति है वो भी कमज़ोर होने लग गई थी, और ये भी एक पतन का कारण बना। ठीक है, उसके बाद भी छोटे मोटे कारण हैं, मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम से। अगर निम्नात्मक प्रश्न बने तो आपको ये कारण याद रख लेना है, रट कर लिख लेना है, और उसके अंदर आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, अब कैसे व्याख्या करनी है, कैसे अपना उत्तर लिखना है, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक,
चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए विजयनगर की सामाजिक दशा, इसका भी प्रश्न बनता है कि विजयनगर की सामाजिक दशा कैसी है, उसकी लोक कला कैसी थी, ठीक उस प्रकार। तो इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक आपके है नहीं, 2-3 टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो सामाजिक दशा है उसके अंदर हम 2 चीज़ें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एक तो समाज उसके सब कैसा था, मतलब किसका शासन था, क्या था, और उसके बाद में स्त्रियों की दशा कैसी थी। ये 2 ही टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं आपके सिलेबस के अंदर। तो समाज की बात कर लेते हैं तो समाज वैसे तो खूब संपन्न था और खूब तरक्की पर समाज था, और यहाँ पे ज़्यादातर जो ब्राह्मण होते थे उन्हीं का प्रतिनिधित्व था। तो तेनालीरामा का आपने नाम सुना होगा, अभी मैंने बताया पीछे ही। तो तेनाली जो राम है वो भी एक ब्राह्मणी थे, और मतलब जो भी ब्राह्मण होते थे वो मतलब शासन के अंदर डायरेक्ट मतलब आप कह सकते हैं साथ देते थे, और राजा अक्सर जो भी चीज़ें होती थी, जो भी कानून वगैरह होता था, वो मतलब ब्राह्मणों से, पंडितों से पूछकर और मुहूर्त के अनुसार उस प्रकार मतलब लागू करवाता था। और इस प्रकार जो है ब्राह्मणों का काफ़ी ज़्यादा प्रतिनिधित्व था समाज में, और ब्राह्मणों की काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी समाज के अंदर उस समय थी, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अंदर। उसके बाद स्त्रियों की दशा की हम बात कर लेते हैं। तो स्त्रियों की दशा भी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के अंदर काफ़ी अच्छी थी, यानी कि जो जितने भी बाकी साम्राज्य थे, बहमनी साम्राज्य और जो भी साम्राज्य भारत के अंदर हुए, उनसे काफ़ी अच्छी यहाँ पे इसकी स्त्रियों की यहाँ पे अच्छी जो थी। तो स्त्रियाँ यहाँ पे क्या करती थी, शासक में भी भाग लेती थी, यानी शासन के अंदर भी कुछ पद है जो स्त्रियों मतलब स्त्रियाँ कुछ पदों पर होती थी, और कभी कभार स्त्रियों को मतलब नृत्य वगैरह जो भी आज़ादी होती है, स्त्रियों को उतनी ज़्यादा आज़ादी मिल जाती थी जितनी उनको ज़रूरत थी, और ज़्यादा रोक टोक स्त्रियों पर नहीं थी, ठीक है। तो इस प्रकार स्त्रियों की दशा भी सम्मानजनक स्त्रियाँ की दशा थी, ठीक है, ज़्यादा उनको दिक्कत की कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। तो उसके बाद हम देखते हैं विजयनगर की आर्थिक दशा। आर्थिक दशा मतलब वो धन कैसे कमाते थे, या फिर उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो देखिए जो विजयनगर साम्राज्य, उनके जो आर्थिक दशा में 3 टॉपिक ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके मतलब उस समय एक तो कृषि का ज़्यादातर बोलबाला था। कृषि किस प्रकार की थी, मक्का, चावल, इस प्रकार के जो अभी हम अनाज बोते थे उसी प्रकार का अनाज वो बोते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर था। तो दक्षिण भारत में आप जान सकते हैं कि चावल, मक्का, यही ऐसी खेतियाँ होती है, गेहूँ वगैरह की। चावल, मक्का और गेहूँ, इनकी खेती वो बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है, और यही उनकी कृषि का प्रमुख स्रोत था। और ज़्यादातर जो है लोग हैं वो कृषि करते थे। लगभग अभी जितना आंकड़ा है 70%, उसी समय 70% जो भी लोग थे वो कृषि करते थे, और ये विजयनगर की अर्थव्यवस्था का आधार था, ठीक है, कृषि। उसके बाद उद्योग के अंदर देखिए ज़्यादातर उद्योग उस समय ज़्यादा विकसित तो नहीं थे, मगर जो भी उद्योग थे वो काफ़ी फल फूल रहे थे। जैसे देखिए उस समय आप मान सकते हैं कि जो लोहे का उद्योग था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अस्त्र शस्त्र में काम आता था। तो लोहा, तो उस पर लोहे का उद्योग है जो काफ़ी उस समय चरम पर था, और अच्छी उस प्रकार मतलब तरक्की हो रही थी। इसके बाद कोई ज़्यादा इसके अलावा कोई उद्योग यहाँ पे था नहीं, एक दो छोटे मोटे थे मगर ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद व्यापार भी उस समय काफ़ी अच्छा था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार भी, ठीक है। हालांकि जो पड़ोसियों से उनका जो रिश्ते खराब थे, तो पड़ोसियों से उनके व्यापार ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मगर जो अभी दूरस्थ उनके जो साम्राज्य थे, रियासतें थी, उनसे उनका व्यापार काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो व्यापार और कृषि के मामले में विजयनगर साम्राज्य काफ़ी अच्छा जो था, और उद्योगों के मामले में भी ठीक ठाक था, मगर ज़्यादा उनकी उन्नत अवस्था नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं उनकी शासन व्यवस्था, ठीक है। इससे ज़्यादा टॉपिक बन सकता है आपके एग्जाम में अंदर आंसर राइटिंग के अंदर, कि विजयनगर में जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी, उस पर आपको टिप्पणी करने को बोल सकता है एग्जामिनर, ठीक। तो अब लास्ट टॉपिक यही बच्चा है, और हम इसी को देख लेते हैं। 2 मिनट आपके और लेना चाहता हूँ, ठीक। तो उसके बाद देखिए विजयनगर में शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय शासन किस प्रकार का था, मंत्रिपरिषद होती थी, प्रांतीय शासन होता था, वो अभी हम एक एक करके डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले जो शासन है वो केंद्रीय शासन के अंदर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप ऐसा मान सकते हैं कि विभाजित था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, केंद्रीय शासन होता था, वो निरंकुश राजतंत्रात्मक था। राजा का शासन था तो राजा ही सब कुछ होता था, राजा का ही जो है कानून लागू होता था, और राजा ही मतलब न्यायिक अधिकारी जो भी था वो राजा ही था पूरे देश के अंदर, वही मतलब सुप्रीम होता था, सबसे बड़ा होता था, और धर्म के अनुसार शासन करता था। यानी कि मैंने आपको बताया पीछे कि ब्राह्मणों का मतलब अच्छी इज्जत थी, अच्छा उनका वर्चस्व था समाज के अंदर। तो ब्राह्मणों के जो है उनसे मतलब धर्म के अनुसार वो शासन करते थे राजा, और अपने जो भी यहाँ पे होते थे तो जो भी काम होता था वो पंडितों के हिसाब से मतलब करवाते थे, अच्छा बुरा धर्म के अनुसार, ठीक। तो ये केंद्रीय शासन की बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं मंत्रिपरिषद, यानी कि मंत्रिपरिषद आप किसे कह सकते हैं, जो मतलब अभी जैसे भारत के अंदर प्रधानमंत्री के नीचे मंत्रिपरिषद होती है, वो कैबिनेट आप जिसको कह सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक कैबिनेट होती थी। अब कैबिनेट का काम ये होता था इस मंत्रिपरिषद का कि
जो राजा है उसके मतलब शासन के अंदर सहायता के लिए ये मंत्रिपरिषद होती थी। तो मतलब जैसे कि सेनापति उसके अंदर सदस्य था, प्रधानमंत्री होता था, कोषाध्यक्ष था। तो अब इनके अलग अलग मतलब काम थे और ये राजा के नीचे ही होते थे। राजा इनको ऑर्डर देता था और ये लागू करते थे, जैसे अभी होता है। तो सेनापति सेना का प्रमुख होता था, प्रधानमंत्री जो पूरे शासन व्यवस्था देखता था, और कोषाध्यक्ष जो भी वित्त संबंधी या पैसा से संबंधित कर संबंधी वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करता था, देखता था। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद हो गया और इनके ऊपर भी जो है राजा होता था मंत्रिपरिषद के। उसके बाद प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन आप कह सकते हैं जैसे अभी हमारे यहाँ पे, जैसे आप मान सकते हैं जैसे जिले होते हैं, उस जिलों को आप प्रांतीय शासन मान सकते थे। और यहाँ पे जो प्रांत थे वो 6 प्रांत यहाँ पे मतलब विभाजित थे उस समय विजयनगर साम्राज्य के अंदर। और इसका जो अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी, उसको नायक कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पर्सन है कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो प्रांत का अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, उसको नायक कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट। जैसे अभी आप मान सकते हैं कि हमारे जो जिला कलेक्टर होता है उसी प्रकार ये नायक होता था उस समय के अंदर। उसके बाद लास्ट टॉपिक देखते हैं, स्थानीय शासन, यानी जो ग्राम पंचायत होती थी उसको यहाँ पे नाडू और कोटम कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नाडू और कोटम क्या था, या फिर ग्राम पंचायतों को, स्थानीय शासन को क्या कहा जाता था, नाडू या कोटम। ठीक है, और इनकी जो सबसे छोटी इकाई वो ग्राम होती थी। ठीक है, और जो नाडू कोटम होता था, नाडू या कोटम, उसको ग्राम पंचायत को कहते थे उस समय विजयनगर साम्राज्य के अंदर। ठीक, तो ये था आज का वीडियो और उम्मीद है कि विजयनगर साम्राज्य से आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो के अंदर मैं बहमनी साम्राज्य को कवर करने की कोशिश करूँगा, या फिर उसको ज़्यादा कवर करने की कोशिश, मतलब ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। बहमनी साम्राज्य से बहुत कम पर्सन बनते हैं, विजयनगर साम्राज्य से बहुत ज़्यादा पर्सन बनते हैं। तो हो सकता है कि उसका टॉपिक का वीडियो मैं ना भी बना पाऊँ, तो वो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने आपको करवाया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप इंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।